बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आप बच्चों को पता है कि हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बहुत सी बातें डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड बताई थी, तो अब हम आगे चलते हैं। आज भी मेरे पास कई क्वेश्चन हैं, तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, ये टेट्रा पॉजिटिव आयन बनाता है Ce⁴ पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में। ऐसा क्यों? मतलब सीरियम हमेशा चाहता है कि वो टेट्रा पॉजिटिव आयन में क्यों ब्रेक हो जाए, क्यों कन्वर्ट हो जाए। मतलब सीरियम हमेशा अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना चाहता है। तो उसका आंसर है बेटा, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है और ये है जी 4f1 5d1 6s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो जाएंगे, यानी फ्लोरीन जो हमारा एफ ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएगा। तो जैसे ही एफ ऑर्बिटल खाली होगा वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि सीरियम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, 2 एस में से, एक डी में से, एक एफ में से। सो इस करके सीरियम हमेशा Cr⁴ पॉजिटिव आयन इजीली बना लेता है, सोल्यूशन में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि उसकी स्टेबल 4f0 5d0 6s0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए। ठीक है, और जिससे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। सो बेटा मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना इस बात को। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और उसमें पूछा गया हो जी इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम क्यों है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों हैं, अच्छा इनका एटॉमिक रेडियस सेम क्यों है, एक ही आंसर है बेटा, दैट इज़ द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने के कारण जो थर्ड मेंबर के और सेकंड मेंबर के जो ग्रुप होते हैं उनके साइज क्वाइट सेम होते हैं। ये पढ़ें, second and third member in a group of transition elements belong to 4d and 5d series of d block elements. Due to lengthened contraction, the atomic radii of elements in 5d series are quite similar to the corresponding element of 4d series. For example, zirconium 40 and hafnium 52 have very similar atomic radii. अब आपको ऑलरेडी पता है जिरकोनियम अगर 40 है और हैफनियम अगर 72 है तो इनके बीच में आएगी बेटा हमारे 14 लेंथेनाइड्स, 14 एलिमेंट आएंगे। और ये जो 14 एलिमेंट आ रहे हैं बेटा उन्हीं में लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन भी आपको मिलेगी देखने को। और यहाँ पे 4f ऑर्बिटल फेल होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि जिरकोनियम और हैफनियम का साइज क्यों सेम हो जाता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ओके आगे चले। आगे हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन आया है, वो है जी वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना उनमें डी ऑर्बिटल भरा जाता है, आपको पता ही है। और बेटा और वहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी और डी ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना बड़ा कम होता है। जैसे हमारे पास एक 3D और 4s है, 3D और 4s के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस कम एनर्जी डिफरेंस के कारण अगर आप s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो d में से भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। डी और s की एनर्जी सेम होने के कारण वो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इस करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 3d3 और 4s2 है। 3d3 4s2 में अगर तो s में से एक 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2 शो कर सकता है। अगर 2s के निकल गए, एक d का निकल गया तो +3। अगर 2s के निकल गए, 2d के निकल गए तो +4। अगर 2s के और 3d के निकल गए तो +5। देख रहे हो कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। इसी तरह मैंगनीज 25 जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 3d5 4s2। अब आप नोटिस कर लो
इसके 5 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डी में है, 2 इसके पास एस में, टोटल 7 है। फिर से शुरू हो जाओ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एस में से +2 हो जाएगी। अगर 3 लूज़ करेगा 2 एस में से और 1 डी में से, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +6 भी और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा बोथ द ऑर्बिटल्स possess सेम एनर्जी। सो सेम एनर्जी होने के कारण दोनों ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए पढ़ लें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर इनर डी ऑर्बिटल। द एनर्जीज ऑफ n-1, बेटा n-1 पेनल्टीमेट शेल होती है। The energies of n-1d and ns orbitals are nearly same. Hence, transition element uses ns and n-1d electrons for chemical bonding. ठीक है, दोनों का ऑर्बिटल अपने केमिकल बॉन्डिंग के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। Consequently, transition elements show variable oxidation state. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हमारे पास मैंगनीज है, सो उसकी 3d5 4s2 है, तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है कि अगर इसमें हम सिर्फ s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें। +3 भी दिखा सकता है अगर हम s में से 2 निकाल लें और अपना d में से 1 निकाल लें, 3 निकल गए। +4 दिखा सकता है अगर हमारे पास s में से भी 2 निकल जाएं और d में से भी 2 निकल जाएं। +5 s में से 2, d में से 3। +6 s में से 2, d में से 4 और +7 s में से 2 और d में से 5। अगर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। सो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। कहता जी फार्मूला बताओ कंपाउंड का जहां ट्रांजिशन मेटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो है जी KMnO4। बहुत आसान है। आइए अब KMnO4 की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाएं आपको। KMnO4, सो ये हमारा X है। अब आपको पता है पोटाशियम हमारा है जी अल्कली मेटल +1 का चार्ज कैरी करता है और ऑक्सीजन हमारा है -2 का चार्ज कैरी करता है। सो ये तो हमारा बेटा +1 आ गया, फिर इसमें हमारा X आ गया जिसको हमने निकालना है, और यहाँ -2 है तो कितने ऑक्सीजन है? 4। सो -8 यहाँ आ गया = 0। सो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +7 इसमें KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। सो आपको तो पहले ही पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो उनके अंदर हमेशा डी ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और एस ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं। सो बेटा एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये तो आप अच्छे से याद कर ही लो, बिल्कुल ना भूल लो, ठीक है, ताकि आपको ये याद रह जाए। चलो जी आगे चलें। अब आगे हैं, हाउ डू यू कैन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आप कैसे इनके बारे में अकाउंट कर सकते हैं? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं आज तो हैं। सो पहला है स्कैंडियम सॉल्ट जो है वो वाइट क्यों होते हैं? वाई स्कैंडियम सॉल्ट्स आर वाइट? देखो जी, इसका एटॉमिक नंबर 21 है और स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। सो इसका जो अगर हम बात करें, स्कैंडियम है जी 3d14s2। सो क्योंकि ये हमेशा अपने सॉल्ट में एग्जिस्ट करेगा, जितने भी मेटल होते हैं, सो जो मेटल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि उनमें से आप कह सकते हो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होगा। मेटल होते ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो स्कैंडियम हमेशा आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, और जब ये +3 में मिलेगा तो ये बन जाएगी 3d04h0। सो जब D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, S में भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली वाइट होगा ना। तो कलर्ड कौन सा कंपाउंड होता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है?
अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेटिक भी हो रहा था, वो पैरामैग्नेटिक हो रहा था, तो ना ये होगा डायमैग्नेटिक, एक तो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करेगा और होगा वाइट इन कलर, इसका कलर नहीं होगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D ट्रांजिशन एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। देखो जी, 3D और अगर हम बात करें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के करके जो एटम का साइज होता है ना 5D सीरीज और 4D सीरीज में, ये बिल्कुल सेम हो जाता है, पर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है 5D एलिमेंट्स का हायर होता है देन दोज ऑफ 4D एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं आपसे सिंपल बताता हूँ, देखो आइए समझाएं आपको। बेटा एक हमारे पास है 3D सीरीज, एक हमारे पास है 4D सीरीज और एक हमारे पास है 5D सीरीज, और ये होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड। इन सभी में 10-10 एलिमेंट हैं। अगर हम अरेंज करें 3D पहले भरी जाती है, 3D वाली सीरीज ऊपर होगी, सेकंड नंबर पे आएगी 4D, थर्ड नंबर पे आएगी 5D। अब आप मुझे बताओ कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसमें। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में आएगा? आपकी 5D सीरीज़ में, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि 5D सीरीज़ में एटॉमिक नंबर मैक्सिमम है। सो बेटा आपको मैंने +1 में ही सिखा दिया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो क्योंकि 5D में एटॉमिक नंबर ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, सो इसका जो 5D के जो एटम्स के जो न्यूक्लियस होंगे ना वो 4D और 3D से पावरफुल होंगे। क्यों पावरफुल होंगे? क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, सो वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी पावर के साथ खींच के रखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाओगे इजीली। सो इस करके इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की बात हो तो 3D में सबसे पहले निकल सकते हैं, ठीक है, फिर फ्रूट्स 4D में और फिर 5D में। 5D में सबसे टफ है निकालना, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इस करके यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 5D वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, तो उनमें एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। इस करके 5D एलिमेंट्स की हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D से ज़्यादा होती है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी मैंने बहुत आपको करवाया +1 में, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करते थे, याद है ना, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट करवाया था। आपको मैं कई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे देता था, फिर मैं कहता था चलो बताओ इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसकी ज़्यादा हो गया, आपको याद आ रहा होगा। ओके नेक्स्ट, और कुछ ऑब्जर्वेशन है, इनको एक्सप्लेन करना। कहता था एलिमेंट ऑफ डी सीरीज एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन देन द एलिमेंट ऑफ एफ सीरीज। कहता कि डी सीरीज के एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कम्पेयर टू एफ। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा जो अब आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो जो n-1 d ऑर्बिटल होता है ना बेटा, और जो ns ऑर्बिटल होता है, इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो अगर हम डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगाएंगे ना, तो एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 4f और 5f की। 4f और 5f के और ns के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा एनर्जी का। सो इसमें ज़्यादा अलग एनर्जी लगती है, इसमें अलग एनर्जी लगती है, तो जितनी एनर्जी में आप एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे एस में से नहीं निकल पाएंगे। सो इस करके जितने भी डी और डी ब्लॉक एलिमेंट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एफ नहीं। देखिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी सीरीज आपको दी हुई है। दे यूज ns एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। The element of F block have general electronic configuration n-2 n-2
देखिए n-2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, f की पावर 1 to 14, n-1 की दी 0 to 2 n-2. दे यूज n-1 नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. सो इनमें इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एफ के, वो ना डीपली कवर्ड होते हैं, अंदर एम्बेडेड होते हैं, अच्छे से शेल आउट होते हैं. सो ये एफ के अराउंड बहुत सारी शेल्स प्रेजेंट होती है, जिस करके एफ के इलेक्ट्रॉन इतने जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही देखने को मिलेंगी, जबकि डी ब्लॉक में आपको +2, +3, +4, +5, +6, +7 क्यों मिल रही है? क्योंकि डी में एस में से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते रहते हैं. हेंस डी सीरीज एलिमेंट्स exhibit large number of oxidation state than the elements of F block elements. ठीक है. सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर प्लस सॉल्ट्स आर कलरलेस वाइल कॉपर 2 प्लस सॉल्ट्स आर कलर्ड. ऐसा क्यों है? देखो बेटा, सबसे पहले आप मेरे को बताओ जी, आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ. सो कॉपर की होती है बेटा 29 है ये आर्गन. सो 3d9 4s2. सो हमेशा इसको हम कैसे लिखते हैं? 3d10 4s1. सिखाया हुआ आपको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से हाफ फील्ड और फुली फील्ड होती है तो हम कर देते हैं. अब इसमें अगर आप प्लस के लगा दोगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, -1 इलेक्ट्रॉन, सो हमारे पास बनेगा 3d10 4s0, यानी ये है कॉपर प्लस. तो इस करके कॉपर प्लस हमेशा कलरलेस होता है और डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब जरा इसमें एक और माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो, अब बन जाएगा 3d9 4s0. कॉपर 2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया. अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आया है, इसके करके कलर भी है और इसके करके पैरामैग्नेटिक नेचर भी है. समझ आ गया? तो ये रीज़न है. सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, आपको आई होप के समझ आ गया होगा. तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको रिटर्न में भी भेज रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से लिख लेना, रिवाइज कर लेना. एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एनी मोमेंट यू कैन क्लियर योर डाउट विद मी. मुझे कॉल बच्चे करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, मैं क्लियर करता रहता हूँ, और आप भी कर सकते हो. सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. So stay home, stay safe, best of luck and study hard.